जय हिंद साथियों, मैं आमिर खान आज़ाद आप सभी के सामने उपस्थित हूँ भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार, विकास एवं विशेषताएं लेकर के। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था भारतीय संविधान एवं राज्यव्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, जिसको आप ऊपर जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद ये वाली वीडियो देखिए कि भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार किस तरीके से बना, उसका ऐतिहासिक आधार क्या था, उसकी विशेषताएं क्या थी और विकास कैसे हुआ। शुरुआत ऐसे है कि यद्यपि भारत के संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा 9 दिसंबर 1946 से प्रारंभ हुआ और यह संविधान 26 नवंबर 1949 को लेकर को बनकर तैयार हुआ, लेकिन भारत में संविधानवाद का विकास इससे कई वर्ष पूर्व से ही प्रारंभ हो गया था और उसकी जड़ें मुख्य रूप से ब्रिटिश शासनकाल और स्वतंत्रता आंदोलन में देखी जा सकती हैं। इसी आधार पर भारत में संविधानवाद के विकास को लेकर दो दृष्टिकोण प्रचलित हुए, जिसमें पहला दृष्टिकोण है कि भारत के संविधानवाद का विकास ब्रिटिश सरकार द्वारा समय समय पर लागू किए गए संवैधानिक विकास के प्रावधानों से हुआ, क्योंकि इससे जनता केंद्रीकृत राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था और संसदीय तौर पर तरीकों से प्रशिक्षित होती चली गई। एक दृष्टिकोण ये है। वहीं 1857 के दृष्टिकोण के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे नियंत्रण स्थापित कर लिया, लेकिन अब ब्रिटिश सरकार को इस बात का आकलन हो गया था कि भारतीयों को व्यवस्था में शामिल किए बगैर भारत पर लंबे समय तक शासन नहीं किया जा सकता। ये उनको आभास हो चुका था। उसी आधार पर इसीलिए 1861 के भारत परिषद अधिनियम से लेकर 1935 से के भारत शासन अधिनियम में भारत के से उन्होंने जो व्यवस्था भारत को दी लागू की, उसमें वो क्रमशः भारतीयों की भागीदारी व अधिकार बढ़ाते चले गए, जिस क्रम में हमने देखा है। इस दौरान भारतीयों को प्रारंभ में तो विधायी परिषदों में तो मनोनीत किया गया और बाद में उन्हें अप्रत्यक्ष या फिर असीमित मताधिकार के माध्यम से प्रवेश मिला। इससे भारतीयों को संसदीय व्यवस्था के प्रारंभिक स्वरूप के साथ निश्चित अवश्य प्राप्त हुआ। एक वे स्वशासन, उत्तरदायी शासन और वास्तविक अधिकारों की मांग को अधिक प्रमुखता से उठाने लगे। जिस तरीके से भारतीयों को विधायी परिषदों में शामिल किया जाने लगा, फिर मनोनयन के द्वारा किया जाने लगा, फिर सीमित मताधिकार के द्वारा, इससे वे संसदीय प्रणाली से परिचित हो गए और अपने अधिकारों के लिए प्रमुखता से आवाज उठाने लगी। आगे हम देखते हैं कि लेकिन ब्रिटिश सरकार ने भारत में जिस विधायिकाओं के मंडल का प्रकाश करने का प्रयास किया, वह ना तो उत्तरदायी शासन के सिद्धांतों पर आधारित था और न ही उसके निर्वाचन के लिए जनता का सार्वभौम मताधिकार प्राप्त था। इस दौरान ब्रिटिश सरकार की निरंकुशता पर कोई प्रभावी रोक नहीं थी और न ही विधि के शासन को पूर्ण मान्यता प्राप्त थी। इस दौरान मौलिक अधिकारों की कोई गारंटी नहीं थी, बल्कि रॉलेट एक्ट जैसे कानून भी जारी किए गए जो जीवन के बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। इस तरीके से रूपरेखा डेवलप होती चली गई। आगे हम बात करते हैं कि भारत में संविधान विकास के संदर्भ में ये जो दूसरा दृष्टिकोण है, इससे उस स्वतंत्रता आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान है जिसमें नेतृत्व, विचारधारा और जन सहभागिता की विशेष भूमिका रही है। कि जो दूसरा दृष्टिकोण है वो इस तरीके से डेवलप होता चला गया, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े नेतृत्वकर्ताओं ने ऐसी विचारधारा को प्रसारित किया और जन सहभागिता को बढ़ाते हुए व्यवस्था में हिस्सेदारी से लेकर स्वतंत्रता की मांग को इस रूप में उठाया जो ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए संवैधानिक व प्रशासनिक सुधारों से कहीं आगे थी। इसी ने जनता को व्यापक स्तर पर विशिष्ट प्रकार की प्रगतिशील और उत्तरदायी उदारवादी राजनीतिक संस्कृति में दीक्षित किया, जो संविधानवाद का प्रमुख आधार बनी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इस अर्थ में विशिष्ट है कि इसने न सिर्फ उदार लोकतांत्रिक व धर्मनिरपेक्ष के मूल्यों को प्रोत्साहित किया, बल्कि विभाजन जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी उसे संरक्षित किया और यही आगे बातें चलकर भारत के संविधान का दर्शन बनी। जिसमें हमने देखते हैं कि आज बात उठती कि हमारा जो संविधान था उसमें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, अर्थात पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम इसको नहीं स्वीकार करते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि जब हमारा संविधान का विकास हो रहा था, संविधान की विचारधारा डेवलप हो रही थी, वहां से ही पंथ निरपेक्ष अर्थात धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। ये हमारे संविधान में शुरुआत से ही था, सिर्फ लिखा नहीं गया था प्रस्तावना में, जिसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में लिख भी दिया गया। इस आधार पर हम स्वीकार करेंगे कि हमारा राष्ट्र हमेशा से पंथ निरपेक्ष राष्ट्र था, अर्थात धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र था, जहाँ पर किसी भी धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, जिसको हम स्वीकार करते हैं। इस आंदोलन के दौरान विधि के शासन, उत्तरदायी शासन और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित अनेक मौलिक अधिकारों एवं सामाजिक आर्थिक न्याय के विचारों को मांग
के रूप में रखा गया और इन मांगों ने भारतीय जनमानस को सर्वाधिक रूप से प्रेरित व प्रोत्साहित किया। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे 1924 में मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट प्रस्तुत की जो ब्रिटिश भारतीय संविधान बनाएगी, जिसमें राष्ट्रीय मांग को रखा गया। 1928 में भी मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसका नाम नेहरू रिपोर्ट से लिया गया। आगे 1934 में ब्रिटिश के द्वारा श्वेत पत्र जारी हुआ और 1935 में भारत अधिनियम 1935 जारी हुआ। इस दौरान भारतीयों के लिए संविधान की मांग भी उठाई जाने लगी। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने केंद्रीय असेंबली में राष्ट्रीय मांग प्रस्तुत की जिसमें अल्पसंख्यकों के हितों के शामिल करते हुए एक संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत करने की मांग की गई। आगे हम देखते हैं 1928 में जारी नेहरू रिपोर्ट को भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में देखा जाता है। इसमें विभिन्न सामाजिक मुद्दों जैसे उत्तरदायी शासन और मौलिक अधिकारों की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। वहीं भारतीयों के लिए संविधान का सुझाव देने वाले नेताओं में एम.एन. राय, जो मानेनाथ राय का नाम सर्वप्रथम आता है, जिसके बाद महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने भी इस विचार को प्रमुखता के साथ आगे बढ़ाया। इसीलिए 1934 में कांग्रेस कार्य समिति में संवैधानिक सुधार संबंधी ब्रिटिश सरकार के श्वेत पत्र को अस्वीकार कर दिया और यह मांग की कि श्वेत पत्र को एकमात्र विकल्प वयस्क मताधिकार या इससे मिलती जुलती प्रणाली के आधार पर निर्मित संविधान सभा द्वारा संविधान तैयार किया जाएगा। जो रूपरेखा थी कि श्वेत पत्र की जगह पर वयस्क मताधिकार ही स्वीकार किया जाएगा, श्वेत पत्र को नहीं, जिसे नकार दिया गया। वहीं 1937 में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में नवनिर्वाचित प्रांतीय विधानसभा में संविधान सभा की मांग को उठाने का निर्णय लिया गया, जिससे यह प्रस्ताव पारित किया गया कि 1935 का भारत शासन अधिनियम रद्द हो और इसके स्थान पर वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी गई संविधान सभा से निर्मित संविधान को भारत में लागू किया जाए। तथा 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने पर जब ब्रिटिश सरकार ने उसमें शामिल होने की घोषणा की तो विरोध स्वरूप प्रांतों में कांग्रेस ने मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिया। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वतंत्रता और वास्तविक सत्ता के साथ साथ निर्वाचित संविधान सभा की मांग की प्रमुखता से उठाया जाने लगा। आप देखते हैं कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत को किसी भी सूचना के बगैर विश्व युद्ध में शामिल कर दिया गया, तो उसके विरोध स्वरूप कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र दे दिया तथा उसी के साथ नवनिर्वाचित संविधान सभा की मांग को प्रमुखता से उठाया गया। आगे इन मांगों के दबाव में आकर ही 1940 में वायसराय लियोगो ने अगस्त प्रस्ताव पेश किया, जिसमें युद्ध के पश्चात संविधान की रूपरेखा तय करने के लिए एक समिति का निर्माण का आश्वासन दिया गया, लेकिन अस्पष्ट घोषणा के कारण इसका विरोध हुआ। आगे चलकर 1942 में प्रस्ताव में पहली बार यह बात स्वीकार किया गया कि संविधान भारतीय निर्माण भारतीयों की जिम्मेदारी होगी। अंततः युद्ध के पश्चात कैबिनेट मिशन ने 1946 में संविधान निर्माण संबंधी योजना को पूर्णतः परिभाषित किया। इसी के साथ हम देखते हैं यह प्रस्ताव दिया गया कि प्रदेशों की नवनिर्वाचित असेंबलियों में 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि, जिसमें 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि के अनुपात में संविधान सभा में सदस्यों को चुनाव करेगी तथा देश की रियासतें अपने प्रतिनिधि को मनोनीत करेंगी। इस प्रकार संविधान सभा सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई। इसमें मुस्लिमों और सिखों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। इसीलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के द्वारा अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने के लिए विशेष प्रयास किए गए, जिसमें हम देखते हैं कांग्रेस कार्य समिति ने प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी को यह निर्देश दिया गया कि कांग्रेस की सूची में अनुसूचित जाति, पारसी, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन, आदिवासी व महिलाओं को शामिल किया जाए। इसी कारण ऐसे अनेक लोगों को संविधान सभा में स्थान मिला जो कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे, जिसमें एक एग्जाम्पल डॉक्टर अम्बेडकर भी थे। वहीं 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। अंततः जब माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई और विभाजन स्वीकार कर लिया गया तो इससे संविधान सभा का स्वरूप ही बदल गया। वहीं हम देखते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के साथ संविधान सभा एक सार्वभौम वयस्क संस्था बन गई और साथ ही इसने स्वतंत्र राष्ट्र के लिए विधायिका की भी भूमिका निभाई। संविधान निर्माण के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता को देखते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुना गया। प्रोफेसर B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया और डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति गठित की गई, जिसके अतिरिक्त विभिन्न विषयों पर भी अनेक समितियां गठित की गईं। इन समितियों में संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक मामलों की समिति तथा सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित समिति इत्यादि भी महत्वपूर्ण थी।
जिसमें मौलिक अधिकारों के स्वरूप से लेकर केंद्रीय व प्रांतीय सरकारों के तंत्र संबंधी मुद्दों का खुला विचार विमर्श हुआ और संविधान निर्माण के विभिन्न चरणों में नेहरू द्वारा उद्देशिका के पेश किया गया। BN राव द्वारा बहस हेतु संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया। फिर विभिन्न समितियों के परामर्श द्वारा संविधान सभा में खुली बहस के उपरांत डॉक्टर अम्बेडकर ने अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति के द्वारा संविधान का मुख्य प्रारूप तैयार किया। तत्पश्चात इसे सार्वजनिक कर व सुझाव को आमंत्रित और स्वीकार करते हुए संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप दिया गया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में विचारों को आरोपित करने के बजाय खुली बहस और सहमति का मार्ग बनाया गया, जिसने निर्मित संविधान स्वीकार हो सका। यही कारण है कि स्वतंत्रता के इतने वर्षों के पश्चात अनेक राजनीतिक दृष्टिकोण के मतभेदों के बावजूद संविधान को लेकर किसी को कोई आपत्ति नहीं रही है तथा समस्त जन समाज व्यवस्था भारत के संविधान को स्वीकार कर रहे हैं। इस तरीके से हमने देखा कि भारत के संविधान का कैसे ऐतिहासिक आधार था, उसका विकास कैसे होता चला गया और उसकी विशेषताएं कैसी थीं। इन सभी मुद्दों को हमने समझा। लास्ट में आपके साथ एक प्रश्न छोड़ के जा रहे हैं कि क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि भारत के जिस संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया उसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए संवैधानिक विकास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका थी? तर्क सहित इसका आप उत्तर दीजिए और सोचिए, विचार विमर्श कीजिए कि किस तरीके से हमारा संविधान धीरे धीरे डेवलप होता चला गया, उसका ऐतिहासिक आधार कैसा था और उसकी विशेषताएं कैसी हुई, विकास कैसा हुआ। उसमें हमारा जो क्रांतिकारी आंदोलन थे, राष्ट्रवादी आंदोलन थे, उनकी भी भूमिका थी और जो अधिनियम आते गए ब्रिटिश सरकार के द्वारा उसकी भी भूमिका दिखाई देती है। ये दोनों दृष्टिकोणों को हमें समझना होगा और आगे की चर्चा में हम चर्चा करेंगे आपके साथ उद्देश्य का अर्थात प्रेम बल के बारे में। उसमें कैसी चीज़ें हैं, किस तरह से उसको अप्रूव किया गया और उसमें किन चीज़ों को बढ़ाया गया और उन सारी चीज़ों को एक गहन अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।